हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ और इसके रेलेवेंस के ऊपर। क्या है डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या है इसका? काम ये है कि जितने भी दुनिया भर के देश हैं, ट्रेड में किस तरह के प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। इसी के साथ साथ जो एमएफएन होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, उनके हित में काम करना। और इसी के साथ साथ एथिक्स, प्रिंसिपल और मोरालिटी को मेंटेन करना दुनिया भर में। आप किसी को भी कोई भी देश माल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर सकता। तो अभी देखा ये गया है कि कभी कभी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अभी के टाइम पे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि वो बायसनेस उनके अंदर होता है। पहले यूएसए का एक हेजेमनी था, यूएसए का प्रभुत्व था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं वहाँ का, उसने अपनी जो अकड़ जिसको बोलेंगे ना, चौधराहट, वो कम हुई है। चाइना एक उभरता हुआ इकोनॉमी है, उसका अभी आपने देखा था कि डब्ल्यूएचओ में किस तरीके से चाइना ने कोविड जो 19 था पेंडेमिक, उसको दबाने की कोशिश की थी। तो जितने भी देश हैं उन सारे देश एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। डब्ल्यूटीओ में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो रेमिटेंस है, जो पैसा है, वो अमेरिका का होता है, तो अमेरिका अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डब्ल्यूटीओ क्या है, क्या ये इरेलीवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आगे क्या इसका फ्यूचर, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसको भी समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस और किस तरीके के रिफॉर्म्स इसमें होने चाहिए, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम इसको जानते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ के रेलेवेंस के ऊपर, क्योंकि डिबेट निकलकर सामने आया है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के बारे में और प्रिसिव्ड लॉस ऑफ डायरेक्शन के बारे में। अभी देखिए प्रोटेक्शनिज्म क्या है। हर देश, एक समय आया था कि सारे देश बात करते थे ग्लोबलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की और लिबरलाइजेशन की, कि हम लिबरल होंगे, हम अपने देश की इकोनॉमी को और भी विदेशी कंपनियों के लिए खोलेंगे। लेकिन अब सभी के सभी देश प्रोटेक्शनिज्म हो रहे हैं। अभी भारत भी मेक इन इंडिया की बात करता है, अमेरिका भी MAGA मागा की बात करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। टैरिफ लगा रहा है वो अलग अलग देशों पे, और ये कह के टैरिफ लगा रहा है क्योंकि उसका ये मानना है कि दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं, इसकी वजह से मैं टैरिफ लगा के इसको भी उतना ही महंगा कर दूंगा जितने महंगे हमारे देश के प्रोडक्ट हैं। तो आज के इस लेक्चर में इन सभी चीज़ों को समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एक्सप्लोर करना करेंट स्टेट ऑफ द डब्ल्यूटीओ, इसके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड को। थोड़ा सा डब्ल्यूटीओ के बारे में देख लेते हैं। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1995, 1 जनवरी 1995। कभी कभी वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता था, आप इस डेट को याद रखेंगे। पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था 1947 से लेकर 1995 तक, बाद में इसको डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाने लगा। जिनेवा, जहाँ पे लगभग सारे देशों के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स हैं, इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है, स्विट्जरलैंड में। की फंक्शन क्या है? फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस, रिजॉल्व करना डिस्प्यूट को थ्रू बाइंडिंग मैकेनिज्म के तहत, ट्रेड को मॉनिटर करना पॉलिसीज ऑफ मेंबर स्टेट्स। 164 देश के सदस्य देश हैं अभी इसके 2025 के अकॉर्डिंग। और जैसे कि मैंने आपसे बात किया था, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है उसको उसको नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स के तहत उसको सही तरीके से ट्रीट करना। तो ऐसा क्या हो गया कि डब्ल्यूटीओ ने अपना रेलेवेंस, अपनी प्रासंगिकता खोनी स्टार्ट कर दी। देखिए डिस्प्यूट सेटलमेंट डिसफंक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अपीलेट बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका है 2017 से ड्यू टू यूएस ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट्स। इसमें अपॉइंटमेंट्स ही यूएस ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि किसी भी तरीके का जो अपीलेट, अब इसका काम क्या था डब्ल्यूटीओ का? ये सुनिश्चित करना, ये इंश्योर करना कि किस तरीके से वहाँ पे जो सदस्य देश हैं उनका मेल प्रैक्टिसेस को रोका जाए। अब यहाँ पे कोई अपील ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सदस्य, जितने भी अधिकारी हैं उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूएसए। नेगोशिएशन पैरालिसिस, नेगोशिएशंस दोहा राउंड 2001 फेल हो चुका था। रिच कंसेंसस ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। तो इस तरह की चीज़ें जब देखने को मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो मेन काम था आप अपने मेन काम से ही पीछे हट रहे हो।
लैक ऑफ कंप्लायंस टूल्स की बहुत ज़्यादा कमी, कंसेंसस डेडलॉक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्या WTO अभी भी रिलेवेंट है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। ग्लोबल फोरम ऑफ डायलॉग यहाँ पे है। फिशरीज एग्रीमेंट 2022 में हमें देखने को मिला मोडेस्ट सक्सेस शोइंग पोटेंशियल फॉर कंसेंसस। तो इस सक्सेस, इस सफलता जो फिशरीज एग्रीमेंट्स हैं, उस सफलता से हमें ये देखने को मिल रहा है कि अभी भी कंसेंसस बनाया जा सकता है। रूल बेस्ड ऑर्डर, जैसे कि स्मूथ हॉलवे एरा रिस्क की बात की जा सकती है। मॉनिटरिंग रोल भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। रिसेंट फेल्यूर्स ऑफ WTO, अगर मैं हाल के इसके असफलताओं की बात करूं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट असफलता है एग्रीकल्चर टॉक्स कोलैप्स हुआ है। अपीलेट बॉडी डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है। इनएबिलिटी टू रेगुलेट, चाइना और यूएस टैरिफ वॉर्स में भी इसका बिल्कुल ही तटस्थ हो जाना भी एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। वे यह हेड क्या हो सकता है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है? अपीलेट रिफॉर्म करना होगा सबसे पहले, रिविजिटिंग कंसेंसस रूल बनाना होगा, डिजिटल ट्रेड रूल्स होने चाहिए, चाइना ने इंटीग्रेशन रिव्यू होना चाहिए और इंक्लूसिव एजेंडा पे बात करनी होगी सारे के सारे सदस्य देशों को। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने WTO के बारे में समझा, उसको, उसकी स्थापना कब हुई थी ये समझने की कोशिश की। इसी के साथ साथ इसमें रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, क्या अभी भी रेलेवेंस है, क्या रेलेवेंसी नहीं है इसकी। इसी के साथ साथ इसके रिसेंट सक्सेस की बात की और फेलवर्स की भी बात की। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।